मूवी की शुरुआत में हमें एक न्यूज़ सुनने को मिलती है जिसमें बताया जा रहा था कि लॉस एंजलिस में कुछ छपरी गुंडे जो एक गरीब इलाके में रहते हैं, उन्होंने काफी बुरे काम करना शुरू कर दिए थे, जिसमें वो लोगों को लूटने के साथ साथ कई औरतों के साथ गलत काम भी कर दिया करते थे। इसके बाद हमें पॉल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो हाल ही में अपने काम के चलते लॉस एंजलिस में शिफ्ट हुआ था। वो अपने घर पर रोजा नाम की नौकरानी को ये बताने लगा कि रात को वो अपनी गर्लफ्रेंड डेनी और अपनी बेटी कैरोल के साथ डिनर पर आएगा। इसके बाद पॉल डेनी से मिला जो वहाँ की एक बहुत बड़ी न्यूज़ रिपोर्टर थी। कुछ देर बाद पॉल और डेनी कैरोल से मिले जो पिछली फिल्म की घटनाओं की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। साथ ही डॉक्टर ने पॉल को ये बताया था कि वो जल्दी ठीक भी नहीं हो पाएगी। इसके बाद पॉल और डेनी कैरोल को लेकर के फन फेयर में घूमने के लिए आए, जहां पर कैरोल को कांच के टॉयज बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे। इसके बाद पॉल उनके लिए आइसक्रीम लेने के लिए गया। यहीं पर कुछ छपरी गुंडे खड़े थे। वो पॉल के पास आए, उसे परेशान करने लगे, यहाँ तक कि वो छपरी पॉल के पर्स को लेकर के भागने लगे। तब पॉल ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया और उनमें से एक गुंडे को पकड़ करके उसकी अच्छी तरह से धुलाई कर डाली। तब उस गुंडे ने कहा कि तुम्हारा पर्स तो मेरे पास है ही नहीं। यह सुनकर के पॉल ने उसे छोड़ दिया और वापस आ गया डेनी और कैरोल के पास। इसके बाद ये तीनों पॉल के भाई के साथ एक बोट पर बैठ कर के घूमने के लिए जाने वाले थे, लेकिन पॉल ने डेनी को अपने इंटरव्यू के लिए जाने के लिए कहा। डेनी के जाने के बाद वो कैरोल के साथ बोट में घूमने के लिए गया, जिसमें दोनों बाप बेटी ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। वहीं दूसरी तरफ वो छपरी गुंडे पॉल के पर्स में उसकी आईडी देखकर पहुंच गए पॉल के घर पर, जहां पर रोजा अकेली थी और खाना बना रही थी। रोजा को अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। वहीं वो गुंडे घर के बाहर पहुंचे और डिलीवरी के नाम से दरवाजा खोलने का कहने लगे, लेकिन रोजा को डाउट हो गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। जब रोजा ने दरवाजा नहीं खोला तो उन लोगों ने खिड़की तोड़ डाली और घर में घुसकर के रोजा को पकड़ लिया और उसे बेडरूम में लाकर के एक के बाद एक उसके साथ बुरा काम करने लगे। 2 घंटों के बाद पॉल और कैरोल जब घर पर पहुंचे तब उन गुंडों ने इन दोनों को भी पकड़ लिया और पॉल के सर पर एक सरिये से वार करके उसे बेहोश कर दिया। जब रोजा पुलिस को कॉल करने लगी तब उन गुंडों ने रोजा को जान से मार कर के ऊपर पहुंचा दिया। इसके बाद वो कैरोल को किडनैप करके अपने साथ ले गए। इसके बाद ये गुंडे कैरोल को अपने अड्डे पर लाकर के सोचने लगे कि आखिर इसके साथ क्या किया जाए, क्योंकि कैरोल ने इन सभी के चेहरों को देख लिया था। साथ ही ये लोग कैरोल के साथ साथ पॉल को लेकर के भी परेशान थे। तब एक गुंडा कहने लगा कि शायद पॉल को हमारा चेहरा याद ही नहीं होगा, क्योंकि आधा लॉस एंजलिस हमारे जैसा ही दिखता है। इसके बाद इन दरिंदों ने कैरोल का भी फायदा उठाया, लेकिन जैसे ही कैरोल को मौका मिला वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। इसी बीच वो खिड़की से कूद गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। फिर जब रात को डेनी घर पर आई तो उसने पॉल को देखा जो बेहोश पड़ा था। वो उसे होश में लाई। फिर जब ये दोनों अंदर गए तो इन्होंने रोजा को मरा हुआ देखा। इसके बाद इन्होंने पुलिस वालों को बुलाया अपने घर पर, जहां पॉल ने ऑफिसर फ्रैंक को उन गुंडों के बारे में सारी बात बताई। तब फ्रैंक ने कहा कि जल्दी ही हम उनको ढूंढ लेंगे। यहाँ पर फ्रैंक पॉल को बताता है कि न्यूयॉर्क में कुछ गुंडों ने मेरी वाइफ और बेटी को भी परेशान किया था, लेकिन वहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर पाई। इसके बाद फ्रैंक ने पॉल को कैरोल का खिलौना दिया। फिर वो नीचे आया और अपनी बेटी को याद करने लगा। तभी थोड़ी देर बाद फ्रैंक ने आकर के पॉल से कहा कि तुम्हारी बेटी मिल गई। इसके बाद पॉल और डेनी ने आकर के कैरोल की लाश को देखा। अपनी बेटी की लाश को देखकर के पॉल बहुत ज्यादा दुखी हुआ। वो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा याद करता था। फ्यूनरल पर भी दोनों अपनी बेटी को लेकर के बहुत ज्यादा दुखी थे। अब धीरे धीरे पॉल ने फिर से विजुअल एंटी बनकर के बदला लेने का फैसला किया। इसके बाद वो घर पर आया और अपने प्लान पर काम करने लगा। वो अपने ऑफिस में भी रेगुलर काम करने लगा। फिलहाल पॉल की कंपनी के पास डेनी के बॉस चेट के न्यू रेडियो स्टेशन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था और इसी सिलसिले में पॉल चेट से आकर के मिला। उसने चेट को उसकी 3 नई बिल्डिंग के डिजाइन भी दिखाए जो कि चेट को काफी पसंद आए। यहाँ पर पॉल को डेनी भी मिली। तब पॉल ने उसे कहा कि मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहता हूँ। इसके बाद पॉल वहाँ से निकला तब फ्रैंक उसे मिला और पॉल से कहने लगा कि मुझे उन गुंडों के स्केचेस बनवाने थे। तब पॉल ने कहा कि मुझे उनकी शक्लें याद नहीं है। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला गया। फिर घर आकर के उसने अपनी गन निकाली और फिर पॉल लॉस वेगस के गरीबों के इलाकों में आकर के घूमने लगा। दरअसल वो गुंडे वहीं पर रहते थे और पॉल उनके साथ घुल मिल जाना चाहता था।
इसी वजह से पॉल ने उनके जैसे कपड़े पहनना शुरू कर दिए और एक सस्ती होटल में नकली नाम नकली आइडेंटिटी के साथ एक रूम किराए पर ले लिया। जब रात होती तो वो निकल पड़ता अपनी बेटी और अपनी नौकरानी के कातिलों को ढूंढने के लिए। अगले दिन सुबह पॉल जब घर पर था तो डैनी उससे मिलने के लिए आई, जिसे देखकर के उसने अपनी गन छुपा दी। दरअसल डैनी यहाँ पर अपने कपड़े लेने के लिए आई थी। जब रात हुई तो पॉल फिर से उन इलाकों में घूमने लगा। डैनी को भी अब समझ में आने लगा था, क्योंकि पॉल रात को कभी भी उसका फोन नहीं उठाता था। फिर अगली रात को हमें स्कॉल टेम्प के कुछ भक्त देखने को मिले, जिसमें पॉल को जॉन नाम का वो गुंडा दिखा जो उन कातिलों में से एक था। जब जॉन वहां से अपने बाकी साथियों से जाकर के मिला तब पॉल ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वो चारों एक खाली बिल्डिंग में पहुंचे ड्रग्स की डील खत्म करने के लिए। तब पॉल भी उस बिल्डिंग के अंदर घुसा और एक गुंडे को गोली मारकर के ऊपर पहुंचा दिया। फिर जॉन को छोड़कर बाकी सभी लोगों को वहां से भगा दिया। इसके बाद पॉल जॉन के पास आया और उसके क्रॉस को देख कर के कहा कि मैं तुम्हें जीसस के पास भेज रहा हूँ। फिर पॉल ने जॉन को गोलियां मार कर के बैठा दिया नासा के रॉकेट में। इसके बाद वो वापस अपनी होटल में आया, जहाँ पर उसका विजुअल एंटी का काम फिर से शुरू हो चुका था। तब पॉल ने अपनी गन को वहीं पर छुपा दी। इसके बाद वो कपड़े बदल करके एक बर्थडे पार्टी से होते हुए अपने घर आया। तब उसके पास कॉल आया डैनी का। डैनी गुस्सा करने लगी कि आखिर तुम पूरी रात कहाँ पर थे। तब पॉल ने कहा कि मैं घर पर ही था। इस पर डैनी ने कहा तो फिर तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। तब पॉल ने कहा कि मैं काम के चलते थक कर के सो गया था, अब अगले दिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। वहीं पॉल को न्यूज में ड्रग्स डील में मरने वाले 2 गुंडों के बारे में पता चला। फिर जब रात हुई तो पॉल उसी तरह से शहर में घूम रहा था। तभी अचानक से उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तब पॉल उस आवाज को फॉलो करते हुए एक पार्किंग में पहुंचा, जहां पर कुछ गुंडों ने एक औरत को उसके हस्बैंड के सामने ही किडनैप कर लिया था। जब पॉल ने इस चीज को देखा तो गोलियां मारकर के काम तमाम कर दिया 2 गुंडों का। जब एक गुंडा और बाहर आया तो पॉल ने उसे भी पहुंचा दिया दूसरी दुनिया में। इसके बाद पॉल ने जाकर के उन गुंडों की गन ले ली। बाहर आने पर उसे खून पड़ा मिला। तब पॉल उस खून का पीछा करते हुए एक चर्च में पहुंचा। वहीं पर एक गुंडे ने पॉल पर हमला कर दिया। तब पॉल ने उसके हाथ पर गोली मार करके उसे घायल कर दिया। इसके बाद पॉल उस गुंडे के पास आया। ये गुंडा भी उसकी बेटी के कातिलों में से एक था। फिर पॉल ने उसे भी मार दिया। तब तक यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी, लेकिन इससे पहले ही पॉल पीछे के रास्ते से भाग गया था। दूसरी तरफ पार्किंग में पुलिस ने लोगों से पूछताछ की। तब लोगों ने कहा कि वो हीरो था, वो तो हमें बचा रहा था। जब पुलिस वालों ने उस बचने वाली औरत से पूछा तब उस औरत ने कहा कि वो आदमी काला था और उसके काफी बड़ी दाढ़ी थी। ये सुनकर के उसका हस्बैंड हंसने लगा। तब फ्रैंक समझ गया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। दरअसल ये सभी लोग इन गुंडों से बहुत ज्यादा परेशान थे। अब इसी केस के सिलसिले में जेडी नाम का एक ऑफिसर लॉस एंजलिस से आया था। फ्रैंक ने उसे बताया कि एक विजुअल एंटी शहर में छपरी लोगों का काम तमाम कर रहा है। तब जेडी कहता है कि न्यूयॉर्क में तुम्हारे शहर का पॉल था। तब ये चीजें वहां पर भी चल रही थी और बाकी लोगों को डाउट था कि पॉल विजुअल एंटी है। तब एक ऑफिसर बोला कि हमें पॉल को अरेस्ट कर लेना चाहिए। इस पर दूसरा ऑफिसर कहने लगा कि पॉल के विजुअल एंटी बनने के बाद शहर में क्राइम कम हो गए हैं, जिसमें शहर के सभी गुंडे उसके नाम से खौफ खाने लगे हैं। और अगर हमने पॉल को अरेस्ट कर लिया तो वो गुंडे फिर से बुरे काम करना शुरू कर देंगे। तब दूसरा ऑफिसर कहता है कि हमें उसे अरेस्ट करना ही होगा ताकि लोगों का कानून पर भरोसा बना रहे, और ये काम जेडी सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इसके बाद जेडी बाकी लोगों से पूछताछ करने लगा। तब उसे पता चला कि कुछ गुंडों ने पॉल की बेटी और नौकरानी के साथ दरिंदगी करके उन्हें ऊपर पहुंचा दिया था। और उसी के बाद मर्डर का ये सिलसिला शुरू हुआ। जब जेडी ने फ्रैंक से उन छपरी गुंडों के बारे में पूछा तब फ्रैंक ने बताया कि उन्होंने 96 लोगों को जान से मारा, 1500 लोगों को लूट करके जख्मी कर दिया और 580 लड़कियों के साथ दरिंदगी की। तब जेडी ने कहा कि हमें पॉल के करीबी से बातचीत करनी होगी। इसके बाद जेडी पहुंचा डैनी से मिलने के लिए। यहाँ पर उसने डैनी को उसकी आईडी दी। तब डैनी भड़क गई कि आखिर तुम ऐसे मेरे घर में कैसे घुस गए। तब जेडी ने डैनी से कहा कि तुम्हारा दोस्त पॉल यहाँ पर लोगों को मार रहा है और उसने न्यूयॉर्क में भी छुप करके यही काम किया था, जिसमें
वो सिर्फ क्रिमिनल्स लोगों को ही मारता है, पर ये चीज गलत है, लेकिन हमें इसके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। तब डैनी कहती है कि अगर सबूत नहीं है तो फिर तुम इल्जाम कैसे लगा रहे हो। तब जेडी कहता है कि मैंने उसके इस पूरे केस को स्टडी किया है। वो रात को अंधेरी रातों का शहंशाह बनकर के निकलता है और लोगों को मार कर के बैठा देता है नासा के रॉकेट में। जब पोल रात को गायब होता होगा तो ये बात तो तुम्हें भी पता होगी। ये सुनकर के डैनी भी सोच में पड़ गई। वहीं हम पोल को देखते हैं जो अंधेरी रातों का शहंशाह बनकर के निकल पड़ा था और गुंडों पर नजर रख रहा था। जब पोल घर पर आया तो वहाँ पर उसे डैनी मिली। फिर दोनों घर में गए। तब डैनी ने पोल से कहा कि क्या तुम रात को गुंडों को मारते हो, क्योंकि एक ऑफिसर ने मुझे इस बारे में बताया। तब पोल ने कहा कि वो जेडी होगा, वो न्यूयॉर्क में भी मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तब डैनी पूछती है कि क्यों। इस पर पोल ने कहा कि वो थोड़ा सनकी है। असल में किसी ने न्यूयॉर्क में मेरी वाइफ को मार दिया था और मेरी बेटी के साथ भी बुरा काम किया था। इसी बीच किसी ने उन कातिलों को ढूंढ कर के ऊपर पहुंचा दिया। तब मीडिया उस विजुअल एंटी को ढूंढ रही थी और जेडी ने सारा इल्जाम लगा दिया मुझ पर, क्योंकि मेरी फैमिली के साथ बुरा हुआ था और इसी वजह से मैंने न्यूयॉर्क छोड़ा था और अब वो यहाँ पर वापस आ चुका है, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। अगली रात को पोल जब अंधेरी रातों का शहंशाह बनकर के घूम रहा था तब जेडी भी उसका पीछा कर रहा था। फिर पोल अपनी होटल में पहुंचा और वहां पर कपड़े बदले। जब वो नीचे आया तब भी जेडी उस पर नजर रख रहा था। यहाँ से पोल गार्डन में पहुंचा जहां पर उसे अपनी बेटी के बचे हुए 3 कातिल नजर आ गए। पोल को इनकी शक्लें भी याद थी। अब यहीं पर वो इंतजार करने लगा, जिसमें वो गुंडे पोल के अलग कपड़ों की वजह से उसे पहचान नहीं पाए। कुछ देर बाद वो तीनों एक बस में जाकर के बैठ गए। तब पोल भी उसी बस में था। ये तीनों गुंडे बस में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ने लगे, लेकिन पोल चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद वो तीनों गुंडे एक सुनसान जगह पर उतर गए। तब पोल भी उनके पीछे जाने लगा। जेडी भी लगातार पोल का पीछा कर रहा था। वहीं पोल छुप कर के उन तीनों गुंडों पर नजर रख रहा था। वहां पर वो तीनों गुंडे एक आदमी से गन खरीद रहे थे और उसके बदले में उन्होंने उस आदमी को ड्रग्स दिया। तभी आर्म्स डीलर का एक स्नाइपर पोल को देख कर के उसे मारने के लिए ऊपर पहुंचा। जेडी ने जब इस चीज को देखा तो चिल्लाकर के पोल को अलर्ट कर दिया और इस तरह से पोल की जान बच गई। जेडी ने उस स्नाइपर को गोली मारकर के मौत के घाट उतार दिया और पोल उन गुंडों पर गोलियां चलाने लगा। तब जेडी ने भी उसकी मदद की, लेकिन गुंडों ने जेडी को गोली मारकर के जख्मी कर दिया। तब पोल उठा और उन गुंडों को मारने लगा। वो आर्म्स डीलर भी अपनी कार लेकर के वहां से भागा। तब पोल ने उस पर भी गोलियां चला दी, जिससे उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और वो धमाके में ब्लास्ट हो गई। लेकिन एक गुंडा अपनी जान बचाकर के वहां से भाग गया। इसके बाद पोल जेडी के पास आया और उसे कहने लगा कि तुम तो मुझे जान से मारना चाहते थे। तब जेडी ने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ इंसाफ दिलाना चाहता था। साथ ही तुम्हें उन सभी गुंडों का काम तमाम करना होगा ताकि आगे वो किसी के साथ बुरा ना कर सके। जब पुलिस ऑफिसर्स आए तब जेडी यहाँ से भाग गया और उन पुलिस वालों को जेडी की लाश मिली, क्योंकि तब तक जेडी की मौत हो चुकी थी। साथ ही उन्हें गुंडा काफी जख्मी हालत में मिला। तब फ्रैंक ने उससे बाकी गुंडों के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि हमारा चार्ल्स नाम का एक साथी यहाँ से भाग गया है। इतना कहने के बाद उस गुंडे की मौत हो गई। अगले दिन पोल ने चेट को उसकी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीजें बताई, जिसमें चेट को उसकी डिजाइन्स बहुत ज्यादा पसंद आए। इसके बाद पोल ऑफिस में इधर उधर घूमने लगा। तब बाकी लोग उसे ऑफिसर्स के बारे में बताने लगे, जिसमें वो लोग न्यूज के लिए पुलिस ऑफिसर्स का रेडियो यूज करते थे, जिससे उन्हें पुलिस की हर एक हरकत के बारे में पता चल जाता था। जब पोल ने कहा कि एक रेडियो मुझे चाहिए, तब डैनी के एक साथी ने उसे जानते हुए एक रेडियो गिफ्ट दे दिया, जिसके जरिए से पोल पुलिस वालों की हर एक बात को सुनता था। साथ ही वो मौके की तलाश में भी रहता था। तभी पोल को पता चला कि ऑफिसर्स ने चार्ल्स को ढूंढ लिया है और जल्दी ही वो उसे पकड़ने वाले हैं। तब पोल ने पुलिस को चार्ल्स की बिल्डिंग के बाहर देखा। तब वो बगल वाली बिल्डिंग से ऊपर चढ़कर के चार्ल्स की बिल्डिंग के अंदर घुस गया। जब वो नीचे आया और दरवाजा खुला, उसने पोल के हाथ पर एक चाकू का वार करके उसे जख्मी कर दिया और फिर वहां से भागने लगा। तब नीचे खड़े ऑफिसर्स उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन चार्ल्स ने सभी ऑफिसर की भगा भगा कर के हालत खराब कर दी। लेकिन आखिरकार चार्ल्स पकड़ा गया। पोल ने जब इस चीज को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो उसके हाथ से बच गया था।
फिर पोल जब घर पर आकर के अपने जख्मों पर मरहम पट्टी कर रहा था तभी डैनी घर पर आ गई। तब पोल ने अपने जख्म को छुपा लिया। यहाँ पर डैनी विजुअल एंटी के गुंडों को मारने से काफी परेशान थी और फिलहाल चार्ल्स के केस पर काम कर रही थी। तब पोल ने कहा कि हम इस बारे में कल बात करेंगे। तब डैनी मान गई और वहाँ से चली गई। अगले दिन चार्ल्स को कोर्ट में पेश किया गया। तब जज ने कहा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसी के चलते इसे मेंटल असाइलम में रखा जाएगा। इस चीज से चार्ल्स बहुत ज्यादा खुश हो गया, लेकिन पोल बिल्कुल भी खुश नहीं था। पोल ने डैनी से कहा कि ऐसे गुंडों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तब डैनी ने कहा कि मैं उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हॉस्पिटल जाने वाली हूँ। तब पोल ने कहा कि ठीक है, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। इसके बाद ये दोनों मेंटल असाइलम में आकर के डॉक्टर से मिले। डॉक्टर भी इनको देख करके बहुत खुश हुआ। तब पोल ने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। फिर वो वॉशरूम के बहाने से डॉक्टर के चेंजिंग रूम में घुसा। वहाँ पर पोल को हॉस्पिटल का एक आईडी कार्ड मिला। तब उसने घर पर आकर के उस आईडी कार्ड से एक डुप्लीकेट आईडी कार्ड बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन पोल और डैनी दोनों डेट पर गए, जहाँ पर पोल ने डैनी से कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तब डैनी फौरन उसकी बात मान गई। अगली रात को पोल एक नकली आईडी बना रहा था। फिर पोल आईडी बनाकर डॉक्टर के कपड़ों में हॉस्पिटल पहुंचा और चार्ल्स के बारे में पूछा। तब नर्स ने उसे केबिन का रास्ता दिखाया। रास्ते में पोल को एक कंपाउंडर मिला। तब पोल ने उसे कहा कि मैं चार्ल्स को थेरेपी देने के लिए आया हूँ। तब कंपाउंडर ने पोल को चार्ल्स के रूम में ले जाकर के छोड़ दिया। पोल ने दरवाजे को लॉक करके चार्ल्स पर हमला कर दिया, लेकिन चार्ल्स ने उसके वार को रोक दिया। इसके बाद पोल धुलाई करने लगा चार्ल्स की। इन दोनों के बीच में घमासान WWE की फाइट हो रही थी। अब ये दोनों लड़ते लड़ते शॉक मशीन के पास पहुंच गए। तब पोल ने चार्ल्स के हाथ को मशीन में फंसा दिया। फिर उसे शॉक देकर के तड़पा तड़पा कर के पहुंचा दिया दूसरी दुनिया में। कुछ देर बाद कंपाउंडर ने आकर के देखा कि चार्ल्स की मौत हो चुकी है। तब पोल ने उसे बताया कि इसने मेरी बेटी और नौकरानी के साथ बुरा काम करने के बाद उन्हें मार दिया था। तब कंपाउंडर ने कहा कि मुझे ये चीज पता है और अब तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं 3 मिनट के अंदर अलार्म बजाऊंगा। इसके बाद पोल वहाँ से भाग गया। वो कंपाउंडर भी पोल को इंसाफ दिलाकर के बहुत खुश था। फिर उसने उस अलार्म को बजा दिया। वहीं पोल होटल में आकर के खुद का इलाज करने लगा। उधर डैनी जब घर पर आई तो उसने डस्टबिन में बहुत सारे पेपर्स को देखा, जिसे देखने पर उसे पता चला कि पोल हॉस्पिटल में जाने के लिए डॉक्टर की नकली आईडी बना रहा था। फिर न्यूज में चार्ल्स के मरने की खबर दिखाई गई। तब डैनी समझ गई कि जेडी की बातें एकदम सही थी। पोल ही वो अंधेरी रातों का शहंशाह था, जो क्रिमिनल्स और बुरे लोगों को नासा के रॉकेट में बिठाकर ऊपर पहुंचाता था। इसके बाद डैनी पोल की आईडी के साथ अपनी रिंग वहीं पर छोड़कर के चली गई। जब पोल घर पर आया तो वो रिंग देख कर के सब कुछ समझ गया था और उसने चेट के बिल्डिंग प्रोजेक्ट को भी 3 महीने बाद खत्म कर दिया था। तब चेट ने उसे रात की पार्टी में घर पर आने के लिए कहा और कहा कि तुम रोज रात को गायब रहते हो। तब पोल ने कहा कि मैं रात को पार्टी में जरूर आऊंगा। फिर 2 दिन बाद पोल फिर से अंधेरी रातों का शहंशाह बनकर बुरे लोगों को मारने लगा और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी डेथ विद सेकंड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।